हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने सर्जरी के दौरान और उसके बाद का एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया था। अपने एक 6 वीक्स का जो भी मेरा फीडबैक रहा है उसके एक रिव्यू वीडियो मैंने उसको बनाया था। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ इश्यूज थे छोटे मोटे जो कि उसी से रिलेटेड है, और वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या क्या है जो मैंने फेस करना पड़ा है और अभी भी मैं क्या फेस कर रहा हूँ उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और ये मेरा सेकंड वीडियो है इस टॉपिक पे। तो बेसिकली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये सर्जरी कराने का जो डिसीजन था वो मैंने क्यों लिया, और क्या क्या ऑप्शंस मेरे को दिए गए थे कि कौन कौन सी अवेलेबल सर्जरीज हैं जो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ, या कौन सी जो मेरे लिए बेटर थी। तो सर्जरी, पहला पॉइंट जो है सर्जरी कराने की नौबत क्यों आई और क्यों मैंने इसको कराना सही समझा। वेल, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा सीवियर पेन जो है मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा था, और हाँ, मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इसके साथ कंटिन्यू बिना बिना सर्जरी कराए मैं इसके साथ मैं नहीं रह सकता था। मैं चाहता तो मैं रह सकता था, लेकिन उसके कुछ काउंटर पार्ट्स थे जो कि मैं मेडिसिन खा रहा था। हेवी मेडिसिन थी जो कि पेन किलर्स थी, और करीबन महीने 1.5 महीने से मैंने 2 महीने तक मैंने वो मेडिसिन को कंज्यूम करा है। मेरी बॉडी में जो जितनी मेडिसिन मैंने खाई है डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा, या जो भी था। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उनको लॉन्ग टर्म खाने से किसी ना किसी टाइप का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वो साइड इफेक्ट हो गया, बट हाँ, ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको इसको जितना कम से कम हो सके वो अवॉइड करना ही चाहिए आपको। अब क्योंकि एक ये इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने का मेथड नहीं है। पेन किलर जस्ट आपके पेन को सप्रेस कर देता है थोड़े टाइम के लिए, और आप बस थोड़े टाइम उसको थोड़ा सा हल्का सा आप रिलैक्स फील करते हैं। आपकी प्रॉब्लम जो कि त्यों वहीं बनी रहती है। पेन किलर खाने से आपकी डिस्क की इशू या दूसरे इशू वो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन कराना पड़ेगा। आइदर आप चाहे योगा करें, चाहे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके कराएं, चाहे आप किसी फिजियोथेरेपी से मिले, या आप अल्टीमेटली सर्जरी कराएं, आपको कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन आपको कराना पड़ेगा। तो मेरे केस में क्या था कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन जो था एक्सपीरियंस कर रहा था, और पेन इस लेवल तक का था कि मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ को ही मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। पिछले 2 महीने से जो था ये पेन डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा था, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। डेली एक्टिविटीज जैसे सीढ़ियों पे चढ़ना, सिंपल वॉकिंग करना तक भी इतना मुश्किल हो गया था कि ये इश्यूज थे। तो जब ये प्रॉब्लम साइड बाय साइड चल रही थी और मैं पेन किलर्स पे था, तो आप एक मेंटल स्ट्रेस में अपने आप आ जाते हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप 24 घंटे उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लगातार आपकी लेग में पेन जा रहा है, आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते प्रॉपरली। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। मैं ये कहूँगा कि फिजिकली तो आपकी बॉडी, चलिए आप स्ट्रांग हैं, आप झेल लेंगे, मैंने काफ़ी टाइम तक झेला इसको। बट इसके जो मेन इशू क्या था कि ये आपके माइंड में बैठ जाता है। आपका 50% आपका कॉन्शियस माइंड का डाइवर्जन पेन की तरफ ही रहता है। आप चाहते ना चाहते हुए भी आपको ये रहेगा कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। मैं ये काम करूंगा तो मेरे को इतना पेन होगा, मैं ये काम रहने देता हूँ। तो आप पहले से ही अपने उसको अपने माइंड में बैक ऑफ करके चलते हैं कि यार ये मेरे बस की नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और आप इस पॉइंट से सोच के चलिए कि मैं फिजिकली एक्टिव था इस प्रॉब्लम से होने से पहले। मैं सारी डे टू डे एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा था, और मैं रोज करीबन 3 से 4 किलोमीटर रन करता था विद विद मतलब जो भी जिमिंग वगैरह मैं उसके साथ के बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये लाइफस्टाइल मेरा एकदम से हॉल्ट लग गया, और मैं एकदम से स्टॉप हो गया है सारी एक्टिविटीज मेरी। अब प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं कि फिजिकली तो आपके साथ इशू चल रहा है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, पेन बियर कर रहे हैं, और उसको सॉल्यूशन नहीं है उसका कुछ, और आप पेन किलर्स खा रहे हैं। तो
ये सब कराते-कराते इवन फिज़ियोथेरेपी कराया, ये सब कराया, तो आप एक ना साइकोलॉजिकल एक मायाजाल में फँसते जाते हैं। आपको लगता है यार मैं ना पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ और मैं कब निकलूँगा इससे, कब खत्म हो जाए? कुछ ऐसा कुछ हो जाए और मैं कोई गोली दे दे, कोई मेडिसिन दे दे, कोई जिससे ना ये पेन हमेशा के लिए चला जाए। आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस पेन के साथ। तो जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ बढ़ गई थी और तो मेरे को ये ऑप्शन दिया था जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बताया था कि सर्जरी एक आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे पहले तक जो भी ऑल्टरनेट मेथड्स हैं, हो सकता है वो हेल्पफुल करते ही हेल्पफुल होंगे, वो किसी ना किसी कंडीशन में किसी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम रही है। और हो सकता है ये नॉर्मल स्ट्रेचिंग करके भी किसी का ठीक हो जाता है, जो कि मेरा भी काफ़ी टाइम तक ठीक रहा है। मैंने एक्सरसाइजिंग वगैरह से अपने पेन को काफ़ी कंट्रोल करके रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था 3 से 4 साल तक मैंने रेगुलर जिमिंग कर रहा था, और मेरा जो क्योंकि ये पुराना पेन था, पिछले लेट 20s में शुरू हुआ था, तो जब तक तो ये काफ़ी ठीक हो चुका था और इससे कोई इशू नहीं था। हाँ, शायद गलती मेरी थी कि कुछ गलत एक्टिविटीज और कुछ गलत वेट के कारण मैंने अपने आप को इंजर्ड करा। तो जब डॉक्टर से मैं मिला और उन्होंने मेरी कंडीशन को ऑब्जर्व किया और उन्होंने मेरे को सर्जरी के लिए रिकमेंड किया था, तो उन्होंने मेरे सामने 2 ऑप्शंस दिए थे। सर्जरी एक ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन था कि आइदर आप पेन किलर्स लेते रहिए और आप अपना फिजियोथेरेपी वगैरह कराते रहिए, जो ऑल्टरनेट मेथड्स हैं वो कराते रहिए। तो डेफिनेटली वो तो मैं करा ही रहा था पिछले 1 डेढ़ महीने से, और मेरे को इतना कुछ बेटर मेरे लिए नहीं हुआ। ठीक है। फिर डॉक्टर ने, जब मैंने सर्जरी की तरफ मैंने ऑप्ट किया, तो डॉक्टर ने मेरे को 2 सर्जरीज के लिए बताया था। पहला जो था, जो कि एक एंडोस्कोपिक सर्जरी थी, और डिस्केक्टोमी इसको बोलते हैं, लुम्बार डिस्केक्टोमी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो डिस्क मटेरियल है जो प्रोट्रूड कर रहा है बाहर की तरफ निकल के अपनी जगह से, उसको वो कट कर देते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। सेकेंड सर्जरी जो थी वो एक टाइप की फ्यूजन सर्जरी है। ये आप इसे कह सकते हैं, ये उसका लेवल 2 है, एडवांस सर्जरी है थोड़ी, और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। इस सर्जरी में तो देखिए आपके जो डिस्क है उसको पूरा ही निकाल दिया जाता है। जैसे मेरे L4 और L5 में ये प्रॉब्लम थी, तो उसके बीच में जो डिस्क थी वो कंप्रेस होके और उसका मटेरियल बाहर आ गया था। लेकिन फ्यूजन सर्जरी में क्या है कि फ्यूजन सर्जरी में जो बोन्स के बीच में जो डिस्क है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। अब रिमूव करने के बाद जो बोन्स हैं उनको आपस में फ्यूज करा दिया जाता है। ठीक है। और सपोर्ट के लिए उसमें कुछ मेटेलिक सपोर्ट सिस्टम और स्क्रूज के साथ वगैरह और रॉड्स वगैरह के साथ में वो लगा दिया जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सर्जरी है, ये सुन के ही थोड़ा सा ना डरावनी लगती है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, और बैक को लेके ही हो भी सकता है, कुछ इशू और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्यूजन सर्जरी एडवांस सर्जरी है, और इसके अपने आप में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये पेन तो देखिए ठीक कर देगा आपका, क्योंकि ये जो जब डिस्क ही नहीं रहेगी और कोई नर्व पे कंप्रेशन नहीं है, तो आपका पेन तो देखिए चला जाएगा, क्योंकि मेजर जो इशू है, जो पेन था, वो नर्व के कंप्रेस होने की वजह से ही रहता है इधर। डॉक्टर ने मेरे को ये बता दिया था कि पहले कि आपका जो अगर आप फ्यूजन सर्जरी कराते हैं, तो आपकी जो बोन्स है उसको आपस में जब फ्यूज कर दिया जाएगा, तो आपकी ना मूवमेंट में थोड़ी सी लिमिट हो जाएगी। आप जिस लेवल तक आप स्ट्रेच कर पा रहे थे, आगे बेंड कर पा रहे थे, हो सकता है कि आप वो नहीं कर पाए कुछ परसेंट तक। क्योंकि आप ये सोचिए कि ये लोअर बैक सबसे लास्ट वाला लुम्बर बोन में L4 और L5 इज लास्ट लुम्बर की जो बोन होती है और सबसे लास्ट होती है। तो L4 और L5 में अगर ये फ्यूजन सर्जरी करते हैं, तो ये लगा लीजिए कि मैं इतना लेवल तक बेंड नहीं हो सकता। कुछ एक्टिविटीज है जिसमें मैं एक्सट्रीम स्ट्रेचेस तक नहीं जा पाऊंगा। तो डॉक्टर ने मेरे को ये बता दिया था, आप अपना लाइफ स्टाइल अपना रेगुलर जी सकते हैं, बट कुछ हद तक आपको आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हो सकता है 10-20% तक आपकी जो ये स्ट्रेचिंग एबिलिटी है और बेंडिंग एबिलिटी है, ये हो सकता है कि आप वो नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली मैं इसकी तरफ मेरा झुकाव नहीं था कि मैं फ्यूजन सर्जरी कराऊं। तो डॉक्टर ने मेरे को मेरी कंडीशन को देखते हुए उन्होंने जो सेकंड जो मेरे को सर्जरी बताया था, जो कि मैंने कराई है, वो स्पाइनल लुम्बर डिस्केक्टोमी थी।
और उसमें जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो डिस्क मटेरियल है वो उसको कट ऑफ करके बाहर निकल जाता है। इसी में ही इसी का ही जो पार्ट है, देखिए डिस्क जो है अपने आप में सेल्फ हीलिंग नहीं है। आप इसे कह सकते हैं वो डिस्क अगर वो टीयर हो गई है, ठीक है, और उसका जेल मटेरियल अगर बाहर आ गया है, तो उस केस में क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करते रहिए जो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, उसे कंसल्ट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, आप कराते रहिए, ठीक है। कुछ केसेस में ये डिस्क अपने आप अपनी जगह पे वापस आ जाती है, मोस्टली केसेस में आती है। मेरे को भी यही पता, जितनी मैंने रिसर्च करी है उसमें भी यही था कि 90% ऑफ केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाता है। आपको वर्स्ट केस में सर्जरी करानी पड़ती है, और डेफिनेटली मैं ये मान के ही चल रहा था कि मेरा केस वर्स्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा और लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जब ये मेरे साथ जब मैं ऑल्टरनेट मेथड पे था और जब मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, तो एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी कि अब क्योंकि मेरा सारा माइंड जो था वो फोकस था पेन की तरफ। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर तो था ही जो मैंने आपको समझाया। दूसरा चीज जो थी वो ये थी कि इसके फिजिकल भी प्रॉब्लम्स मैं नोटिस कर रहा था कि क्योंकि एक तो मैं टिल्टो की तरफ चल रहा था। मैं टिल्ट था एक तरफ, मेरा बॉडी जब बेंड हो गया था, मेरा इसको पेल्विक टिल्ट बोला जाता है। तो आपका जो पेल्विस पोर्शन है वो इस तरीके से या आइदर इस तरीके से वो टिल्ट हो जाएगा और आप एक तरफ झुक के चलेंगे, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। आप ये धीरे धीरे आप लगा लीजिए कि धीरे धीरे आप रोज ऐसे चल रहे हैं, रोज आप ऐसे वॉक कर रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपको एक तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है धीरे धीरे। लेकिन क्या है कि जो आपकी जो एक तो लेग पे कंप्रेशन है, नर्व नर्व के कंप्रेशन है जिसकी वजह से लेग पे पेन जा रहा है। आप टेढ़े झुके हुए हैं, आपका पोस्चर खराब हो रखा है, और जो भी प्रेशर है बॉडी का वो अनइवन हो रखा है। हमारी जो भी पोस्चर होता है, हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का वेट है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दोनों लेग्स पे इक्वली आता है। बट उस केस में क्या है कि आपका बॉडी का जो वेट है वो एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, और आप टेढ़े टेढ़े हो रखे हैं। तो आप महसूस करेंगे कि जो आपका जो पेन है वो घुटनों की तरफ एक प्रेशर ज्यादा डाल रहा है। तो आपको एक घुटनों की प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है कि आपको लगेगा कि यार घुटनों में दर्द होने लग गया है, कुछ मसल के भी इश्यूज हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये नर्व पे जो कंप्रेशन रहता है इसकी वजह से हमारी, आपने सुना भी होगा कि लेग्स जो है वो वीक होने लगती हैं। तो जब ये पेन जब तक आप बना रहता है, और आप मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो सालों से ये इस पेन को बियर कर रहे हैं और वो अदर मेथड से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पेन बना रहता है, पेन देखिए पेन चला जाता है तो यानी कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। लेकिन अगर आप पेन बियर कर रहे हैं, लगातार ही बियर कर रहे हो और आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही, यानी कि कंप्रेशन आपकी नर्व पे बना हुआ है। अब उस केस में क्या है कि आपको जो ये नर्व है ना, ये आपकी सेंट्रल नर्व है, वो आपकी मसल्स को सिग्नल पास ऑन करती है कि कितना उसको एनर्जी प्रोवाइड कराना है, कितने उसको ब्लड फ्लो और उसका जो भी कितना भी उसका जो एनर्जी पार्ट है वो उस लेग को पहुंचाना है। अब क्योंकि नर्व कंप्रेस्ड है और पूरा ब्रेन से जो भी सिग्नल हमारे जाते हैं वो पूरे अगर उस लेग की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो लेग है वो वीकन होने लगेगी, और आपको लगेगा कि आपकी लेग जो है लिंपिंग करना स्टार्ट होगी। हालांकि ये मेरे केस में नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने सर्जरी जो है अपने प्रॉब्लम जैसे था थर्ड और फोर्थ मंथ के आसपास ही मैंने ये सर्जरी करा ली थी। अब ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि पेन जा रहा है, आपके घुटने में पेन हो लग गया है, तो आप आपको लगेगा कि यार ये एक प्रॉब्लम तो है, उसके साथ साथ ये नई प्रॉब्लम और आ गई है, और लेग में जा रहा है, घुटनों में जा रहा है, जॉइंट्स में आपको बेसिकली ना जो पेन जो है नए नए ये जॉइंट्स में ज्यादा महसूस होने लगेंगे। ये अलग पेन है जो कि वो आपके साइटिक पेन से अलग है। साइटिक पेन तो आपका नर्व बेस्ड है सिर्फ, लेकिन ये मसल के जो वीकनिंग है और जॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है अनइवन पोस्चर की वजह से, ये उसके साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो आप ये लगा लीजिए कि साइटिक पेन आएगा और आपका कुछ प्रॉब्लम होगी, और आप टिल्ट करेंगे, लिम्प करेंगे, तो ये प्रॉब्लम उसके साथ साथ अपने आप ले लेकर आएगी। अब क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, तो जब ही मैंने सोचा कि मैंने कहा यार ये लेटर ऑन ना कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे, उससे पहले ही ना मैं चाहता हूँ कि इसको ना अभी सॉल्व कर लिया जाए, कि बजाय कि इसको
लंबा इसको खींचने के, क्योंकि मेडिसिन खा रहे हैं और आप मेंटली भी प्रेशर में है कि तो ना आप एक स्ट्रेस लेवल में तो रहते ही रहते हैं। तो इसलिए फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, लेट्स गो फॉर सर्जरी। और जो सर्जरी जो थी, मैंने अपना डिस्केक्टोमी जो सर्जरी थी वो मैंने कराया। और डेफिनेटली उसके से मेरे को इम्प्रूवमेंट मिली है, मेरे को रिजल्ट्स अभी तक जो है मेरे अच्छे ही रहे हैं। और सर्जरी का एक पार्ट और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे जो डिस्क है हमारी, डिस्क को जैसे जो पार्ट है उसको कट करके जो बाहर निकल जाता है, तो डिस्क अपनी तरफ नेचुरली वो अपनी तरफ, वो जो अंदर का पार्ट है वो अपनी तरफ आ जाएगा। डिस्क का मटेरियल कैसा रहता है कि अंदर के पार्ट में उसमें जल रहता है, और आउटर जो कवरिंग है वो एन्यूलस कहलाता है। बेसिकली एक आप उसको डिस्क का आउटर कवरिंग कहते हैं। तो वो एनुलस को भी वो क्या करते हैं सर्जरी में, मतलब वो कट करेंगे उसको, एक तरीके से उसको बर्न करके ना ज्वाइन करा देते हैं। तो ये मैं ना आपको लेवन लैंग्वेज में ही समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इतना टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, और इजी रहेगा आपको भी समझने में कि जब कट कर दिया जाता है तो उसको एज इट इज छोड़ा नहीं जाता है, उसको एनुलस पार्ट को, उसके आउटर कवरिंग को, उसको ना फ्यूज करके बंद कर दिया जाता है। ये हीलिंग में टाइम लगता है इसको टाइम लगेगा। इसलिए आफ्टर सर्जरी हमें ना ये रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ भी हैवी वेट नहीं उठाना है, बेंडिंग नहीं करनी है, अनइवन कुछ आपको सरफेस पे नहीं चलना है, आपको लिमिटेड वॉक करनी है कुछ हद तक, कुछ डेज तक तो आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता कि सर्जरी के आफ्टर सर्जरी ये क्या क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और सर्जरी का बेसिकली मैंने डिसीजन मेरा क्या था, क्यों लिया मैंने डिसीजन, मेरी कंडीशन कैसी थी। तो आई होप आपको हेल्प हुई होगी इस टॉपिक पे बात करके। और कुछ और भी बातें हैं जो और रिलेटेड है, हम उसके बारे में आई गेस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और टिल देन मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि अभी 6 वीक्स कंप्लीट हुए हैं, और मैं एक वीडियोस को 8 वीक्स के बाद भी मैं एक बनाऊँगा, जिसमें कि मैं फुल ऑलमोस्ट 2 मंथ्स जब हो जाएंगे मेरे, तो मेरा रिकवरी कितना हो चुका है, उस टाइम कैसा कंडीशन रहेगा, तो उसके बारे में आपसे मैं शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे और भी इस तरह की वीडियोस मैं आपसे बनाता रहूँगा। ओके, बाय।